हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबों का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने कल से करंट अफेयर का सिलसिला शुरू किया, उसी के तहत आज हम लोग फिर से आपके सामने हाजिर हैं। 13 तारीख, पता ही होगा आज 13 तारीख है, और इस 13 तारीख के कंटेंट को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। ज़्यादा नहीं, फिर वही बात है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कारगर साबित होने वाला, या कम समय में यूँ समझिए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी को हम क्वेश्चन के तहत इसमें शामिल करते हैं। आज भी हमारे पास बस वही 4 से 5 टॉपिक है, और ईजिली मतलब आपको कन्वे कर पहुंचा दे या कन्वे कर दे, ऐसा ही हमारा प्रयास है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको टॉपिक पर लेकर के चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। आप जानते होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ये ऊंची उड़ान अपना टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाती है, और इसके माध्यम से आप आराम से जो है आप अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर वे में आप इनका टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एक अच्छे कंटेंट के साथ टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। अगर आपको ज़्यादा क्वेरी या ज़्यादा आपको लगे कि डाउट है कुछ भी ऐसा, तो आप यूट्यूब के लिंक पे जा करके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको और ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ऊंची उड़ान का, वहाँ पर आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जरा उस पर बात करते हैं, जरा उस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल क्या है, आइए गौर करते हैं। कहता है कि हाल ही में यूनेस्को के रजिस्टर में 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कितनी धरोहरों को शामिल किया गया। ठीक है, कितने धरोहरों को हाल में यूनेस्को के रजिस्टर 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कितने धरोहर में शामिल किया गया। तो टोटल जो धरोहर शामिल किया गया है वो 74 किया गया। कितने किया गया है? 74। आप जानते होंगे यूनेस्को एक संस्था है जो कि 1945 के आसपास इस बनाया गया था, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है ना, याद रखेंगे 1945 के आसपास में ये बनाया गया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। और ये क्या करता है कि जो विश्व के धरोहर लिस्ट होते हैं या फिर जो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक होती है उनको ये लिस्ट अप करती है। तो हाल ही में क्या किया यूनेस्को ने, विश्व धरोहर के दिवस पे श्रीमद् भागवत गीता, जानते होंगे हिंदू धर्मों में कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, और एक और भरत मुनि नाट्य शास्त्र को क्या किया है कि पांडुलिपि में की पांडुलिपि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। अब तक के भारत के कुल ऐसे मिलाकर के 14 दस्तावेजी धरोहर को क्या किया गया, शामिल किया गया। जैसे उसमें अजंता की गुफा का नाम आप सुने होंगे, हम्पी का क्या नाम है, हम्पी का स्मारक सुने होंगे, सांची का स्तूप का नाम सुने होंगे। ऐसे ही कर करके क्या किया गया, टोटल 14 को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है। अगर हम यूनेस्को के अनुसार का बात करेंगे तो जो भारतीय जो शामिल किया गया है नाट्य शास्त्र, जो कहा जाता है कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संकलित हुआ था, जिसमें से 36,000 श्लोक हैं, और इसे नाट्य वेद का सार भी कहा जाता है। याद रखेंगे नाट्य वेद का ये सार किसे कहा जाता है, तो वो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। और महाभारत पता ही होगा, जो श्रीमद् भागवत गीता है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था सच्चे कर्म का, सच्चे धर्म का, उसी उपदेश को अवगत करवाया गया है भागवत गीता में, जो कि भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश है, और अपने आने वाले कठिन समस्याओं को, अपने आने वाले लाइफ को कैसे बेहतर कर सके, और अगर कोई असमंजस की स्थिति हो तो उसको कैसे हैंडल किया जा सके, इसी का पूरा ज्ञान है श्रीमद् भागवत गीता में। तो इसका आंसर 74 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 लैंग्वेज नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। 3 लैंग्वेज को आप जानते होंगे, ये राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। थोड़ा जानते हैं, भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, पता ही होगा कोरोना के समय में नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, जिसको एनईपी के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार जो नया करिकुलम है उसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र ने इन क्लासेस के लिए 3 भाषाओं की पॉलिसी ला दी है। मतलब बच्चा जो है 3 भाषा में से कोई भी भाषा पढ़ सकता है। अब यहाँ 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों, यानी कि 1 to 5 तक के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए हिंदी पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। मतलब हिंदी उनके लिए कंपलसरी कर दी गई है। और ये फैसला और जो राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर भी लागू है, यानी जो मराठी स्कूल है वहाँ पे उस पे भी, और जो वहाँ की इंग्लिश स्कूल है उस पे भी ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आप हिंदी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और ये कौन लागू किया है, महाराष्ट्र। अगर इसका कटिंग देखेंगे जो दैनिक भास्कर में था, तो नई शिक्षा नीति के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में
3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, इनमें से भारतीय भाषा, इनमें से 2 भारतीय भाषाएं और एक कोई अन्य भाषा होगी। जो पहली भाषा होगी वो स्टूडेंट की मातृभाषा, जो उसकी स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो वहां पर जो अपना है उसको लिया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन में। दूसरी भाषा आमतौर पे हिंदी को रखा गया है दूसरी भाषा के तौर पे, और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषाओं को अगर आप अपनाना चाहें तो आप रख सकते हैं। कहने का मतलब पहली भाषा जो वहाँ का लोकल है आप उसको अपना लीजिए, दूसरी भाषा वो जो हिंदी होगा उस तरह से कंपलसरी उसको करिए, और तीसरी भाषा जो होगा वो इंग्लिश को या अन्य कोई अगर आपका भाषा है तो आप उसको अपना सकते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज के तहत जो है क्या किया गया है, पहला राज्य महाराष्ट्र को बनाया गया, और महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज के तहत जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है 3 लैंग्वेज को क्या किया है, लाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अप्रैल 2025 में नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के 21 पारंपरिक उत्पादों के भौगोलिक संकेत, जिसको जीआई टैग कहते हैं, याद रखिएगा ज्योग्राफिकल इंडेक्स कहते हैं, उसको प्रदान किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश। यानी कि जिस राज्य या जिस भी क्षेत्र का जो चीज काफी फेमस होता है, जो वहाँ की मतलब क्वालिटी को पूरी दुनिया में बिखेरा जा सकता है, वहाँ की गुणवत्ता वाली चीजों को, वहाँ के जो मतलब यूं समझिए कि जो फेवरेट चीज होती है जिससे बनाने में वहाँ के लोग काफी महारत हासिल किए होते हैं, या फिर वहाँ का कुछ ज्योग्राफिकल बेस पर कुछ उपजाया जाता है, ऐसे चीजों को क्या किया जाता है कि जीआई टैग के तौर पे रखा जाता है। यानी कि 2003 में भौगोलिक संकेत वस्तुओं को पंजीकरण और संरक्षण नीति के अधिनियम के तहत ये काम शुरू हो रहा है, जबकि इसका जो लागू करने का बाद 1999 के बाद से ये शुरू हुआ था। भारत में पहली बार प्रधानमंत्री के द्वारा जीआई टैग को एक ही कार्यक्रम में 21 उत्पादों को क्या किया है, जीआई टैग दिया है। अब ऐसे मामले में जीआई टैग का जो मामला होता है राज्य वाइज अलग अलग होता है, हर राज्य की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। उस आधार पर अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जीआई टैग वाली राज्य बनकर के उभर के सामने आई है। कहा जाता है कि 77 जीआई टैग उसे मिला है अप्रॉक्स में। इससे पहले नंबर 1 पर जो था वह तमिलनाडु था, लगभग 55-56 के आसपास में। उसको पछाड़ करके जो है वह यूपी जो है वह नंबर 1 पर निकल गया है, और जीआई टैग के मामले में नंबर 1 पर जो है अब कौन बन गया है, वो यूपी बन गया है। ये सिंपल सा सवाल है, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जीआई टैग सबसे अधिक जो है वो किस राज्य का हो गया, तो वो क्या नाम है, यूपी का हो गया। कितने जीआई टैग है उसके, तो 77 जीआई टैग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं आईजेआर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 4थे संस्करण के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में जो न्याय प्रदान किया जाता है उसमें 18 बड़े और मध्यम आकार के भारतीय राज्य, यानी वो राज्य जिनकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, उस सूची में शीर्ष पर कौन राज्य है। यानी कि वे सारे राज्य जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, उनमें से आपको पूछ रहा है कि शीर्ष पर कौन से राज्य हैं। तो शीर्ष पर कौन राज्य पहुंच गया, बताइए जरा, कर्नाटका पहुंच गया। यानी अगर हम बात करें कि न्याय प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर जो है वह कर्नाटका है, दूसरे स्थान पर जो है वो आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पर जो है वो तेलंगाना है, चौथे स्थान पर जो है वो केरला है, और 5वें स्थान पर जो है वो तमिलनाडु है। याद रखिएगा, तेलंगाना ने सबसे बड़ा सुधार करते हुए 11वें स्थान से तीसरे स्थान पर अपना रैंकिंग पहुंचा लिया। यानी जो तेलंगाना पहले 11वें स्थान पे था वो तेजी से छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर आ गया, और पश्चिम बंगाल उस 18 राज्य में सबसे लास्ट पर वो आता है, कौन, पश्चिम बंगाल। अब सवाल आता है कि है क्या ये, तो ये जो आईजीआर रिपोर्ट है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, जिसके बारे में आपको हम कल भी बताए थे कि आईजीआर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग में है, आप जानते होंगे। वैसे ही क्या होता है कि हर राज्यों में कितना तेजी से फैसला सुनाया जाता है, हर राज्यों में कितना तेजी से जो है वह केस आता है और उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, इसका एक आंकड़ा जारी होता है। तो इस आधार पे जो कर्नाटका है उसको माना गया कि वह क्या करता है कि बहुत तेजी से क्या करता है कि अपनी फैसले को सुनाता है, और तेजी से क्या करता है इस क्षेत्र में अपना वो कार्य आगे बढ़ा रहा है। तो इस रैंक के हिसाब से कर्नाटका हो जाएगा, और लास्ट में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हमारा आज का अंतिम नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, उसी से रिलेटेड फिर एक आपका सवाल है। उसके अनुसार न्याय प्रदान करने में छोटे राज्य जिनकी 1 करोड़ से कम आबादी है या 1 करोड़ से भी कम है, उसमें पहले राज्य कौन से हैं, तो उसमें है सिक्किम, आप जानते होंगे, और दूसरे और तीसरे पर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है, जबकि गोवा सबसे निचले स्थान पर है। यह रिपोर्ट 2019 में मुंबई स्थित टाटा
ट्रस्ट द्वारा किया गया एक वार्षिक, अब याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट है यह मुंबई स्थित टाटा ट्रस्ट द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये शुरू किया गया। 2019 से यह रिपोर्ट जारी किया जा रहा है और ये वार्षिक आधार पर यह प्रकाशन किया जाता है। इसके 4 मुख्यतः स्तंभ होते हैं, यानी 4 आधारों पर इसका मापदंड होता है। पहला पुलिस, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा जेल और चौथा कानूनी सहायता। यानी जब भी कोई केस होता है तो पता होगा कि यही सब चारों का रोल होता है। पुलिस क्या करता है कि केस दर्ज करता है, न्यायालय में केस जाता है, वहां फैसला सुनाया जाता है, आपको जेल होगा या फिर आपको बेल होगा, जो भी होगा, और साथ ही साथ इसके लिए कानूनी सहायता क्या होती है। तो इन सारे चीजों पर आधार बना करके क्या किया जाता है, उसमें रैंकिंग की जाती है और यह देखा जाता है कि किसने इन चारों चीजों का आधार बना के कितना जल्दी फैसला सुना दिया। तो इस आधार पे हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस आधार पे हम चलेंगे तो क्या नाम है आपको, कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फार्मास्यूटिकल्स में किस देश का विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाइयों का आपूर्ति में 20% योगदान हो गया। यानी जो फार्मास्यूटिकल्स है उस मामले में किस देश विश्व के स्तर पर जेनेरिक दवाइयों के आपूर्ति में अपना योगदान 20% दिया है, तो यह है भारत। यानी भारतीय फार्मासिस्ट उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 11वां सबसे बड़ा उद्योग है। याद रखिएगा, जो भारतीय फार्मास्यूटिस्ट उद्योग है उसके हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य में सबसे 11वां बड़ा उद्योग बन गया है। यानी तीसरे नंबर में अगर भारत है तो सवाल आता है कि तीसरा नहीं बल्कि हम कह सकते हैं दुनिया का तीसरे सबसे बड़े, हाँ, और जापान, चीन, दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण का बाजार बना हुआ है। अगर उपकरण का बात करेंगे जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में, तो उसमें भारत के ऊपर चीन है, भारत के ऊपर जापान है, भारत के ऊपर कोरिया है। और अगर हम फार्मास्यूटिकल्स का बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स के हिसाब से दुनिया का तीसरा जो है वो सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 11वां सबसे बड़ा क्या है, उद्योग है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस क्वेश्चन को आप जानेंगे, देखेंगे, तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि छोटा छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन वो आपको काफी ज्यादा हद तक परेशान कर सकता है। तो उसको आप अगर इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप देख लेते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी कल से फिर हम लोग और भी टॉपिक को इसमें शामिल करते हैं और प्लस और थोड़ा सा डिटेल्स को लेकर के चलेंगे, क्योंकि कई बच्चों का कहना है कि थोड़ा और अंदर डिटेल तक इसमें चला जाए। तो हम कल से प्रयास करेंगे कि इसको और ज़्यादा डिटेल तक लेकर के चले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ने में थोड़ा व्यस्त रहिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा दूसरा दुनिया में आपका ना कोई साथी है और ना कोई इसका साथी दूसरा बन सकता है। इसलिए एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़िए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।